हेलो डियर स्टूडेंट। आज हम लोग एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर बात करने वाले हैं। ये हमारा केमिस्ट्री का पूरा सिलेबस है और एग्ज़ाम में आने वाले पूरे क्वेश्चन का कलेक्शन है। आप देख पाएंगे कि एग्ज़ाम में कौन कौन से प्रश्न अभी तक आ चुके हैं और उनके आने की संभावना है। बच्चे पूछते थे कि सर इम्पॉर्टेंट प्रश्न बता दिया जाए, तो मैंने सोचा आप सबके लिए एक इम्पॉर्टेंट प्रश्न लेके यूट्यूब में डाल दिया जाए ताकि आपका दिक्कत कम हो जाए। आप आसानी से एक एक महीना जो समय बचा है उनमें आसानी से आप तैयारी कर सकते हैं। ये करीबन 2-3 घंटा में ये हमारा क्वेश्चन पेपर सेट हुआ, समझिए, है ना, कि एग्जाम में आने वाले प्रश्न किस तरीके से। देखिए मैंने हैंड राइटिंग में लिखा है, थोड़ा सा टाइम लगा है लिखने में, है ना, क्योंकि आने लायक प्रश्न को हमने यहाँ पर कलेक्ट किया है। तो देखिए हमने सबसे पहले एक खासियत ये है कि ये जो हमारे पास यूनिट दिया हुआ है, ठीक है, जैसे कि ये यूनिट वाइज दिया गया है और ये जो यूनिट का नाम है उनको भी लिखा गया है और तीनों पेपर को हमने एक साथ कलेक्ट किया है। जैसे यहाँ पर देखिएगा, मैं आपको क्वेश्चन पढ़ के बस थोड़ा से सुनाऊंगा, ठीक है। जैसे यहाँ पर है यूनिट नंबर पहला, संक्रमण श्रेणी के तत्वों के रसायन है। आखिरकार डी ब्लॉक के बारे में क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में आते हैं, ठीक है, कि डी ब्लॉक एलिमेंट किसको कहते हैं, संक्रमण तत्व क्या चीज होते हैं, इनके बारे में कुछ प्रश्न है। करीबन मैंने 10 प्रश्न यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर देखिए, संक्रमण श्रेणी के जो तत्व होते हैं उनके गुणों की व्याख्या करिए। बहुत सारे गुण होते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट जो होते हैं, ठीक है, जैसे कि उत्प्रेरक का काम करते हैं, चमकदार होते हैं और उनके चुंबकीय गुण पाए जाते हैं। क्या क्या उनके गुण है, पूरे इस क्वेश्चन को आप लोग पढ़िएगा। इससे बहुत सारे प्रश्न हैं 7-8 बिंदु में, उनको आप पढ़िएगा, ठीक है। और वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। अगर आपको क्वेश्चन पूरा चाहिए, इंपॉर्टेंट प्रश्न जो आपके एग्जाम के लिए हेल्प करेगा, तो वीडियो के अंतिम तक आप बिल्कुल बने रहिएगा, तब आपको पूरा क्लियर समझ में आएगा। मैं आपको समझा के भी ये वीडियो आपको डाल रहा हूँ, ठीक है। दूसरा है, संक्रमण तत्वों से क्या समझते हैं, 3D तत्वों के नाम, उनमें आने वाले तत्व कौन कौन है। जैसे 3D में आने वाले हमारे पास जो एलिमेंट होते हैं, हमारे पास जिंक से लेकर के स्कैडियम से लेकर के जिंक तक, ठीक है, ये 10 तत्वों को रखा गया है। 3D को प्रथम संक्रमण श्रेणी कहते हैं, इनको पढ़िएगा आप। संक्रमण तत्व अन्य संक्रमण तत्वों के साथ मिश्र धातु बनाते हैं, इनके बारे में आप जानते होंगे। जैसे जिंक और कॉपर को मिला के क्या बनाते हैं, इस तरह के प्रश्न आते हैं। कुछ कारण से हर बार एग्जाम में आते हैं कि Fe3+ आयन और F2+ आयन से अधिक स्थायी है, क्यों। कॉपर 2+ आयन कलरफुल है जबकि कॉपर प्लस आयन कलरलेस है, क्यों, बताइए। जिंक, कैडमियम और मरकरी संक्रमण के तत्व नहीं है लेकिन डी ब्लॉक के तत्व होते हैं, ऐसा क्यों होते हैं। ये प्रश्न आते ही एग्जाम में, जिसको मैंने लिख रखा है यहाँ पर, नोट करके मैंने लिखा है। अन्य और जो कंपेयर करने वाला क्वेश्चन है और कारण जो प्रश्न पूछे जाते हैं उनको आप जरूर पढ़ने की मैं सलाह यहाँ पर आपको दे रहा हूँ, ठीक है, आप पढ़िएगा। द्वितीय और तृतीय संक्रमण श्रेणी के नाम, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, व्याख्या करिए। ये सभी द्वितीय संक्रमण श्रेणी का है। ये फर्स्ट ट्रांजिशन एलिमेंट है, इनको सेकंड ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं, ठीक है। इनको भी पढ़िएगा, ये एग्जाम में आते हैं, ठीक है। और देखिए, चुंबकीय सुग्राहिता पर टिप्पणी लिखिए, प्रभावी चुंबकीय आघूर्ण को समझाइए। LS और JJ कपलिंग क्या होते हैं, युग्मन क्या होते हैं, उनको पूछा गया एग्जाम में, आप पढ़िएगा। भारी जो संक्रमण तत्व होते हैं, धातु होते हैं, उनमें बंधन अधिक होते हैं, है ना, बताइए। ये प्रश्न आ गए। ZR जिरकोनियम है ना, तथा HF हाफनियम की गुणों की क्या करिए, व्याख्या करिए। इस तरह से यहाँ 10 प्रश्न हमारा कंप्लीट हो गया पहला यूनिट से, और यही सब एग्जाम में आते हैं, इसको छोड़ के ज्यादा अब नहीं आएंगे। और देखिए यूनिट नंबर 2, इसका नाम है ऑक्सीकरण अपचयन, मतलब इनको कहते हैं ऑक्सीडेशन रिडक्शन, ठीक है। आपने पढ़ा होगा 11th-12th क्लास में, उसी का पूरा डिटेल है बहुत अच्छे से। जैसे यहाँ देखिए, ऑक्सीकरण अपचयन की क्रिया को व्याख्या करिए, रेडॉक्स विभव की व्याख्या करिए, विद्युत रासायनिक श्रेणी क्या होते हैं उनको व्याख्या करने के लिए बोला गया है, बहुत अच्छा है। इनकी विशेषता आप जरूर पढ़िएगा, है ना। लेटिमर आरेख क्या होते हैं, इनमें फास्ट आरेख क्या होते हैं और रेडॉक्स चक्र क्या होते हैं, इनको पूछा गया है। इतना हमारा
अ पोर्शन है, ठीक है। अब ब पोर्शन है, देखिए एग्जाम में हमारे पास या तो ए पोर्शन से आएंगे और दूसरा उनका जो अथवा करके आते हैं वो बी पोर्शन में आते हैं। या ऊपर वाला को अच्छा कर लीजिए या नीचे वाला को अच्छा कर लीजिए, ठीक है, और चाहेंगे तो आप दोनों को कर सकते हैं, ठीक है। अगला है वर्नर का सिद्धांत, बहुत बार पूछा गया है, वेरी वेरी एमपी में यहाँ लिख देता हूँ, ये बिल्कुल आने का चांस ही है इस बार एग्जाम में 2024 में। सिज्विक के ई ए एन नियम की व्याख्या हमको करना है, ठीक है। और किलेट पर टिप्पणी लिखना है। किलेट क्या होते हैं ना, जो किलेट होते हैं वो बहुत ज़्यादा क्या होते हैं, स्थायी होते हैं, आखिरकार रिंग के कारण, ठीक है, उनको पूछा गया है। कोऑर्डिनेशन जो कंपाउंड के आईयूपीएसी नामकरण पर हमको क्या करना है, टिप्पणी लिखना है। उपसंयोजक यौगिक के त्रिविम रसायन का वर्णन करिए। जटिल यौगिक में समवायता जो होते हैं ना, आइसोमर है ना, आइसोमर की व्याख्या करिए। आयन समवायता और प्रकाशीय समवायता को क्या करिए, व्याख्या करिए, लिखिए। इस तरह से यहाँ 21 प्रश्न तक कंप्लीट होते हैं। यूनिट नंबर 3 है हमारे पास, क्या है देखिए, संयोजकता बंध सिद्धांत के आधार पर धातु लिगेंड बंध को समझाइए। और एक और होता है आंतरिक और बाह्य ऑर्बिटल संकुल को समझाइए। संयोजकता बंध सिद्धांत की सीमाएं लिखिए। क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत के प्रमुख बिंदु तथा उनके सीमाओं का वर्णन करो। अष्टफलकीय संकुल में स्प्लिटिंग होते हैं, है ना, मतलब एक कैसे जो डी ऑर्बिटल होते हैं, मतलब मान लीजिए 5 उनके जो ऑर्बिटल होते हैं, ठीक है, जैसे ही वहाँ पर लिगेंड और मेटल के बीच में है ना टक्कर होते हैं, तो वहाँ के जो डी ऑर्बिटल होते हैं स्प्लिट करने लगते हैं, मतलब वो बढ़ जाते हैं। उसको पूरा डिटेल यहाँ दिया गया है और मतलब ये CFT के अनुसार पूछा गया है, ठीक है। तो इसको आप देखिएगा, आपको क्लियर समझ में आएगा, ठीक है। और देखिए आगे प्रश्न हम ये है 27 नंबर का क्वेश्चन है, चुंबकीय यौगिक क्या है, ठीक है। डी ब्लॉक के जो तत्व होते हैं या डी कक्षक होते हैं उनमें स्प्लिटिंग को आपको समझाना है, ठीक है। अष्टफलकीय क्षेत्र में प्रबल तथा दुर्बल क्षेत्र की लिगेंड कैसे काम करते हैं उनको बताना है, मतलब प्रबल लिगेंड आ जाते हैं तो स्प्लिटिंग जोर से होती है, और दुर्बल जब लिगेंड रहते हैं, वीक लिगेंड रहती है, तो वहां पर स्प्लिटिंग कम होती है। CFSE को प्रभावित करने वाले कारक का वर्णन करो। क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी कहते हैं इसका पूरा नाम, ठीक है। डेल्टा ओ मतलब ऑक्टाहेड्रल को प्रभावित करने वाले कारक को क्या करिए, वर्णन करिए, ठीक है। यूनिट नंबर 4 है, देखिए 2 पार्ट है, एक तो लेंथेनाइट का है, एक पार्ट है एक्टिनेट का। या इतना को अच्छे से कर लीजिए या नीचे वाला को अच्छे से कर लीजिए, पक्का एग्जाम में फंसे गई। देखिए लेंथेनाइट तत्व क्या होते हैं, वैसे यहाँ एक्टिनाइट तत्व क्या होते हैं, यहाँ भी प्रतीक है, यहाँ भी उनके सारे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ऊपर नीचे दोनों है ना, ये लेंथेनाइट है तो बट ये एक्टिनाइट है। यहाँ पर है लेंथेनाइट का ऑक्सीकरण निकालना है हमको, है ना, तो यहाँ एक्टिनेट का ऑक्सीकरण संख्या हमको क्या करना होगा, निकालना होगा, ठीक है। लेंथेनाइट की आयनिक त्रिज्या यहाँ भी पूछा गया है, ठीक है। तो ये आते हैं एग्जाम में, लेंथेनाइट संकुचन बहुत बार एग्जाम में है और फिर चांस बनता है बिल्कुल आ सकते हैं। पश्च लेंथेनाइट और पश्च एक्टिनाइट पर टिप्पणी लिखिए, ठीक है। इस तरह से यहाँ मैंने 5-6 प्रश्न यहाँ रेडी कर दिया है, 5-6 प्रश्न यहाँ रेडी है, ठीक है। जैसे यहाँ आपको पहले मैं बता दिया कि हमारे एक्टिनेट तत्व क्या होते हैं, प्रतीक क्या है, उनको यहाँ पर पूछा गया है ना। और जो एक्टिनाइट संकुचन को समझाइए, लेंथेनाइट एक्टिनाइट में अंतर बताना है और उनमें समानता भी बताना है। और एक लास्ट प्रश्न है para यूरेनियम तत्वों पर टिप्पणी लिखिए, ठीक है। तो इस तरह के प्रश्न जनरली एग्जाम में हमारे आते हैं। इस तरह से हमारे ये 40 प्रश्न यहाँ पर कंप्लीट होते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं यूनिट नंबर 5 से। एसिड और बेस से क्वेश्चन लिया गया है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और हर स्टूडेंट को इनको पढ़ लेना चाहिए। आर्हेनियस की एसिड और बेस सिद्धांत को समझाइए। और पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, है ना, इसका मतलब 41 नंबर का क्वेश्चन है। और ये 42 है हमारे पास, ब्रास्टेड लॉरी सिद्धांत के अनुसार अम्ल क्षार क्या होते हैं। और लुइस लक्स फ्लड के अनुसार अम्ल क्षार क्या होते हैं। संयुग्मित अम्ल क्षार युग्म को समझाइए, ठीक है। इनको कहते हैं कंजुगेटेड एसिड बेस क्या होते हैं, उनको समझाने के लिए पूछा गया है। देखिए यहाँ पर हर बार एग्जाम में आए हैं, या आर्हेनियस के अनुसार बताना है, या ब्रास्टेड लॉरी के अनुसार, या लुइस लक्स फ्लड के अनुसार बताना है। तीनों में से कोई एक पक्का एग्जाम में आते हैं। कंजुगेटेड आ जाते हैं उनके जगह में, है ना। एसिड और बेस में प्रबलता, कौन प्रबल होते हैं कौन दुर्बल होते हैं, है ना। स्ट्रॉन्ग कौन होते हैं एसिड हमारे,
और हमारे वीक कौन होते हैं, उनको पूछा गया है। तो इस तरह के प्रश्न को आप जरूर देखिएगा, ठीक है। अब इनका दूसरा पार्ट है, ब पार्ट है, अजलीय विलायक। ऐसे विलायक जिसमें वाटर नहीं होते हैं, है ना, उनको अजलीय विलायक कहते हैं। विलायकों के वर्गीकरण पर टिप्पणी लिखेंगे, आप पढ़ेंगे तो आपको क्लियर समझ में आएगा। विलायकों के भौतिक गुणों को समझाइए। द्रव SO2 विलायक के रूप में है, समझाइए। प्रोटिक तथा एप्रोटिक व उभयधर्मी, है ना, विलायकों पर टिप्पणी लिखो या उनको क्या होते हैं उनको समझाइए। अन्य कारण भी अन्य कारण बताइए, है ना। जो कारण बताने वाले जो प्रश्न है उनको पढ़ना है, मैं बोल रहा हूँ, है ना। जैसे जैसे कहीं पर बोलते हैं कि बर्फ पानी से हल्का होता है, क्यों? बर्फ पानी के ऊपर में तैरने लगते हैं। तो इस तरह से जो कारण वाला जो प्रश्न है उनको पढ़ना है, बोल रहा हूँ। कम से कम 10 आपको तैयार कर लेनी, ठीक है। तो इस तरह से फ्रेंड हमने यूनिट नंबर यहाँ 5 से हमने कंप्लीट कर लिया करीबन 50 क्वेश्चन, ठीक है। आई होप इतना क्वेश्चन आप अगर पढ़ लेते हैं इनऑर्गेनिक से, पक्का है आपके एग्जाम में फंसेगा ही फंसेगा एग्जाम में, ठीक है। तो ये हमारा 50 क्वेश्चन क्या हो जाते हैं, कंप्लीट हो जाते हैं। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए हमारा ऑर्गेनिक का पार्ट है। ऑर्गेनिक थोड़ा सा इसलिए है क्योंकि छोटा छोटा क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, और रिएक्शन कंप्लीट करने के लिए आते हैं। मैं वहाँ सलाह दूंगा कि कुछ रिएक्शन को आपको खुद को कर लेनी है। जैसा देखिए DDT मैंने और वीडियो डाला है, वहाँ पर आप जाके देखिएगा, DDT के बारे में क्वेश्चन दिया गया है, आप जरूर देखिएगा। DDT डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरो, है ना, एथेन। तो ये जरूर देखिएगा कि ये किस तरह के रिएक्शन फॉर्म करते हैं। सेट-जेप का नियम मैंने डाला है और वीडियो में देखिएगा। उल्मान अभिक्रिया BSC बेंजीन हेक्साक्लोराइड, ठीक है, बेंजीन हेक्साक्लोराइड है विलायक के प्रभाव। तो ये 1 2 3 4 प्रश्न बिल्कुल बनने का चांस हमेशा रहते हैं। हमेशा एग्जाम में आया SN1 एंड SN2 रिएक्शन क्या होती है। मतलब S मतलब सब्स्टिट्यूशन है, N का मतलब न्यूक्लियोफाइल है, 1 का मतलब यूनिमॉलिक्यूलर है, S का मतलब सब्स्टिट्यूशन है, N का मतलब न्यूक्लियोफाइल है। न्यूक्लियोफाइल किनको कहते हैं, जिनमें माइनस चार्ज होते हैं, ऐसे ग्रुप जिसमें माइनस चार्ज होते हैं। 2 का मतलब क्या होते हैं, बाईमॉलिक्यूलर। दोनों में या तो अंतर पूछ देते हैं, क्रिया विधि भी यहाँ पूछा गया है, मैंने उनको लिया है। यहाँ पर है E1 और E2। E का मतलब होता है एलिमिनेशन, ठीक है। तो यहाँ पर यूनिमॉलिक्यूलर एलिमिनेशन रिएक्शन है, ठीक है, और ये बाईमॉलिक्यूलर आपका एलिमिनेशन रिएक्शन है। क्रिया विधि पूछा गया है, हुंस डेकर अभिक्रिया है और ऊटज अभिक्रिया, ऊटज फिटिंग अभिक्रिया, दोनों को मैंने एक साथ ले लिया है। कोई में रिएक्शन लिख के नहीं छोड़ना है, आपको क्रिया विधि पूरा डिटेल करके जाना है। हेलोफॉर्म अभिक्रिया को समझाइए। बर्च अपचयन तथा बेंजोइन अभिक्रिया को समझाइए। ये 2022 में एक क्वेश्चन आया, 21 में भी आया है ना। एल्किल हाइलाइट, एल्किल क्या होता है, एल्किल का मतलब होता है आर होता है, ठीक है, और एक्स का मतलब क्या होता है, हाइलाइट होता है। तो एल्किल हाइलाइट में विलोपन कैसे काम करती है उनको देखना है हमको, ठीक है। 8वां क्वेश्चन है हमारे पास, एरिल हैलाइड में हैलोजनीकरण, नाइट्रीकरण तथा सल्फोनीकरण को समझाइए। मैंने उनका आंसर भी लिख दिया है, कुछ नहीं करना है हमको। एरिल हैलाइड बोला है, तो एरिल का निशान क्या होता है, बेंजीन का रिंग, और हाइलाइट का मतलब होता है, हमने हाइलाइट ले लिया, मान लीजिए क्लोरो, ठीक है। हाइलोजनेशन का मतलब हाइलोजन के द्वारा यहाँ प्रतिस्थापन कर दिया हमने, एक हाइलोजन को यहाँ डाल दिया, मतलब Cl। हाइलोजनेशन का मतलब होता है Cl2 ले लो, है ना, या Br2 ले लो, या I2 ले लो, यही इसका मीनिंग जानना होता है। और पूरा आप बुक देखिएगा, आपको अच्छे डिटेल में दिया गया है, ठीक है। अगर आपको और चाहिए वीडियो तो आप मुझे बता दीजिएगा, मैं इस तरह का और वीडियो मैंने डाल भी दिया है, ये तीनों मैंने डाल दिया है, ठीक है। और वीडियो को पूरे लास्ट तक देखिएगा और कमेंट बिल्कुल आप छोटा सा कमेंट भी करिएगा। आपके लिए बड़ा मेहनत से ये बनाया जा रहा है कि स्टूडेंट अच्छे तरह से पढ़ लें करके, आप एक छोटा सा कमेंट जरूर करिएगा, ठीक है। देखिए नाइट्रीकरण का मतलब क्या होता है, HNO3 होता है। और यहाँ देखिए क्या हुआ, बेंजीन के रिंग में यहाँ का एक हाइड्रोजन हटा है बेंजीन के रिंग का, और यहाँ का OH वाटर बन के निकल गया है, और यहाँ NO2। जब भी नाइट्रीकरण का बात होता है, नाइट्रेशन का बात होता है, तो Na2 के द्वारा सब्स्टिट्यूशन होता है, मतलब प्रतिस्थापन होता है। और यहाँ क्लोरोबेंजीन है। सल्फोनीकरण का मतलब क्या होता है, सल्फोनेशन का मतलब क्या होता है कि सल्फ्यूरिक अम्ल देते हैं वहाँ पर, और SO3H यहाँ लग जाते हैं। तो इस तरह से ये कंप्लीट होती है। और 9वां क्वेश्चन है, आप इनको देखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। विभिन्न प्रकार की अभिक्रिया को क्या करना है, पूर्ण करना है, और इससे बहुत सारे जो रिएक्शन दिए हैं और कुछ कुछ उनको भी आपको कंप्लीट कर लेना है। चलिए आगे हम लोग प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। अगर आप चाहेंगे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं आपको ऐसे थोड़ा समझा दे रहा हूँ तो आप और अच्छे से कर पाएंगे, ठीक है, इसलिए मैं इनको थोड़ा सा समझा देता हूँ। चाहता तो आपको फोटो खींच के ऐसे यूट्यूब में डाल देता तो आप देख सकते हैं, लेकिन ऐसे थोड़ा समझा दे रहा हूँ तो आपको आइडिया हो जाएगा, ठीक है। तो ये ज़्यादा टाइम का वीडियो नहीं है, 15-20 मिनट में आप
ये वीडियो पूरा कंप्लीट कर सकते हैं। पिनेकॉल क्या होते हैं और उनमें पिनेकॉल पिनेकोलोन को पुनर्विन्यास जो होते हैं उनको समझाने के लिए बोला गया। फिनॉल के अम्लीय गुण की व्याख्या करिए। अनुनाद क्या होते हैं, रेजोनेंस क्या होते हैं उनको समझाना है। रिमर टिमर अभिक्रिया क्लेजन पुनर्विन्यास को समझाना है। लेडर मैनासे अभिक्रिया को समझाना है। गाटरमान कोच अभिक्रिया को समझाना है। साथ में मैंने कोल्वे अभिक्रिया को भी ले लिया है, ठीक है। कुबेन हॉस अभिक्रिया की क्रियाविधि समझाइए। क्या होता है जब और क्या चीज़ें किसके साथ रिएक्शन करते हैं, उनको जरूर पढ़ने के मैंने आपको सलाह दिया है, क्योंकि 50 तो लिखना पॉसिबल नहीं है उसको। तो छोटा छोटा जो रिएक्शन दिया कंप्लीट करने के लिए, कहीं 5 तो कहीं 10 तो, उनको आप पढ़ लीजिएगा। आपके दिमाग के ऊपर डिपेंड करते हैं कि आप किस तरह से उनको फॉर्म करते हैं, ठीक है। तो ऐसे प्रश्न को आप जरूर पढ़ें करके मैंने लिख दिया है। एमपी है, आपको पढ़ना ही पड़ेगा, है ना, क्योंकि वो एग्जाम में आते ही आते हैं 2 नंबर 4 नंबर हर चैप्टर से। अगला है यहाँ यूनिट नंबर 3 पे एल्डिहाइड और कीटोन का पार्ट है। एल्डिहाइड का फार्मूला क्या होता है, RCHO होता है। कीटोन का फार्मूला क्या होता है, RCOR होता है। एल्डिहाइड तथा कीटोन में अपेक्षिक क्रियाशीलता कौन सबसे ज्यादा क्रियाशील होते हैं, कौन स्थायी होते हैं, उनको पूछा गया, आप देखिएगा, है ना। रोजेनमुंड अभिक्रिया और स्टेफेंस अभिक्रिया को समझाइए। हेलोफार्म अभिक्रिया और कनिजारो अभिक्रिया को समझाइए। क्रियाविधि लिखना है ना, आप ध्यान रखेंगे, केवल रिएक्शन लिख के नहीं छोड़ना है। निम्नलिखित अभिक्रिया को पूर्ण करो। यहाँ भी वही बात आ गया कि ऑर्गेनिक मैंने बोला है ना कि कुछ रिएक्शन है जो आपको कंप्लीट करना है। ऐसे रिएक्शन को आपको क्या करना है, हेलोफार्म अभिक्रिया हो गया, उनको छोड़ के और रिएक्शन पूर्ण करने वाला जो टॉपिक आएगा उनको करिएगा। कीटो इनॉल, कीटो मतलब क्या होगा, CO। इनॉल का मतलब क्या हो जाएगा, हमारे पास एल्कोहल का पार्ट है, ठीक है। कैसे बनते हैं समय होता है उनको पूछा गया है ना। एल्डॉल संघनन बहुत बार एग्जाम में आया। नोएजल रिएक्शन, यही नेमिंग रिएक्शन तो आता है एग्जाम में, बाकी कुछ नहीं आता है ज्यादा। बेंजाइन संघनन और पार्किन अभिक्रिया पर टिप्पणी लिखो, उनकी क्रियाविधि भी लिखना है। अभिक्रिया पूर्ण करें, जरूर पढ़े, मैंने यहाँ भी लिख दिया है। कम से कम 25-30 तो आपको अभिक्रिया पूर्ण करने वाला आपको पढ़ ही लेना है। चलिए अगले पार्ट की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चाहेंगे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग यूनिट नंबर 3 की ओर चलते हैं, ठीक है। यूनिट नंबर ये हमारा कौन सा होगा, यूनिट नंबर ये 3 हो गया, ये 4th यूनिट है, ठीक है। देखो अल्फा बीटा गामा पर हीट जो उष्मा होते हैं, है ना, कार्बोक्सिलिक का ये पार्ट है, कार्बोक्सिलिक एसिड का। जैसे हम लोग हीट करेंगे फ्रेंड तो क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड वहाँ रिमूव हो जाएगा, आप ध्यान रखेंगे। तो ऐसे टॉपिक एग्जाम में आते हैं कि वहाँ दे दिया रहेगा अल्फा बीटा गामा पर उष्मा का प्रभाव कैसे होता है, ठीक है। तो वहां पर अल्फा बीटा गामा किसको कहते हैं, पहले तो यही आपको समझ में आना चाहिए। जहां पर फंक्शनल ग्रुप जुड़ा है तो वो जो कार्बन जुड़ा रहता है ना, जैसे COO जुड़ा है तो उनके पड़ोसी जो कार्बन है वही हमारा अल्फा है, और उनके पड़ोसी बीटा, और फिर वो क्या होते हैं, गामा। क्लेजन संघनन पर टिप्पणी लिखो। निम्न पर उष्मा का प्रभाव डालिए, जैसे ऑक्जेलिक अम्ल है, मेथिल मैलोनिक अम्ल है, मैलोनिक अम्ल है, और सक्सिनिक अम्ल है, ठीक है। और अगला क्वेश्चन है, हेल ओल्हार्ड जेवलस्की अभिक्रिया को समझाइए। ये आया था 2022 में, ठीक है। आप देखिएगा 23 में भी आया है। अम्लों की बढ़ती प्रबलता को आप क्रम में अरेंज करिए कि किस तरह से कौन प्रबल है कौन दुर्बल है, ठीक है। एफ्टर का जल अपघटन क्षार उत्प्रेरक की क्रियाविधि को समझाइए। हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया को समझाइए। विभिन्न प्रकार के अभिक्रिया को क्या करिए, पूर्ण करिए। मतलब ये पांचों के पांचों यूनिट में आपको रिएक्शन कंप्लीट करना ही है। वो आपके माइंड के ऊपर डिपेंड करते हैं कि कौन अभिक्रिया किसके साथ रिएक्शन करके क्या प्रोडक्ट बना रहे, कंप्लीट रिएक्शन कैसे शो करते हैं, उनको आपको पूरा करना है, ठीक है। तो आप जरूर पढ़िएगा, आपके दिमाग के ऊपर है कि 10-15 जो भी आपका तैयारी हो जाए उनके हिसाब से आप तैयारी करिएगा। डी कार्बोक्सिलेशन क्रियाविधि क्या होता है, कार्बोक्सिलेशन का मतलब कार्बोक्सिलिक अम्ल वहां पर फॉर्म होता है, बनते हैं। लेकिन डी कार्बोक्सिलेशन का मतलब है कि जो कार्बोक्सिलिक एसिड बना रहेगा उनको हम लोग गर्म करेंगे या कुछ अभिक्रिया कराएंगे तो वहां पर CO2 बाहर निकल जाएगा, तो वहाँ जो कार्बोक्सिलेशन होता रहेगा वो हट करके डी कार्बोक्सिलेशन हो जाएगा। यूनिट नंबर 5 है ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑफ द नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के जो यौगिक होते हैं वहां पर कैसे काम करते हैं, बहुत बार आते हैं एग्जाम में, आप देखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। गैब्रियल थैलामाइड अभिक्रिया, हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया, एलिफैटिक तथा एरोमेटिक एमीन की तुलना करिए, है ना। और एमीन की क्षारीय प्रकृति को समझाइए। युग्मन अभिक्रिया को समझाइए। ट्राई नाइट्रोबेंजीन TNB कहते हैं ना, यहाँ मैंने उनका स्ट्रक्चर भी बना दिया, अगर आपको डाउट होगा करके। बेंजीन का रिंग होता है, 3 बार NO2 जुड़ा होता है। TNT का मतलब ट्राई नाइट्रोटाल्विन होता है। यहाँ पर देखिए बेंजीन के रिंग में CH3 जुड़ा है, 3 बार NO2 है, तो इसका नाम है ट्राई नाइट्रोटाल्विन, ठीक है। टाल्विन का फार्मूला क्या होता है फ्रेंड, जब बेंजीन के रिंग में CH3 जुड़ा रहता है तो उनको हम लोग टाल्विन कहते हैं, और 3 बार NO2 है तो
NO2 जोड़ दिया। ठीक है, सेंड मेयर अभिक्रिया पर टिप्पणी लिखिए। चलिए अगला और क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, आगे बढ़ते हैं। एक दो प्रश्न और है, आप चाहेंगे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अच्छी, और इनको चिन्ह लगा लीजिएगा। आपके बुक्स हैं जो भी है आपके पास पढ़ने का मटेरियल, वहां पर आप इनको रखिएगा और इसी सब प्रश्न को आप तैयारी कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। और दिया है कार्बिल-एमीन अभिक्रिया को समझाइए। ठीक है, और अभिक्रिया को पूर्ण करना मतलब ये आपका साथ नहीं छोड़ेगा पांचों यूनिट में। ठीक है, रिएक्शन को क्या करना है, कंप्लीट करना है। नाइट्रीकरण से क्या समझते हैं, क्रियाविधि को आपको लिखना है। पिक्रिक अम्ल पर टिप्पणी लिखिए, है ना। मेथिल ऑरेंज के संश्लेषण और उनका यूज कैसे करते हैं उनको आपको बताना है। बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड पर टिप्पणी लिखना है। तो इस तरह से ये 46 क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होता है ऑर्गेनिक का। ठीक है, आप चाहेंगे तो स्क्रीनशॉट इनका ले सकते हैं। चलिए अगले पार्ट की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं, उनका नाम है फिजिकल केमिस्ट्री। ठीक है, चलिए देखते हैं, थोड़ा सा है, ज़्यादा नहीं है। देखिए जरा फिजिकल केमिस्ट्री में क्या है। पहला यूनिट है थर्मोडायनेमिक्स फर्स्ट। ठीक है, यही जो मैथ्स वाले बच्चे रहते हैं उनको फिजिकल केमिस्ट्री अच्छे लगते हैं, लेकिन जो इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक को जो पसंद करते हैं वो बच्चे हो सकते हैं फिजिकल थोड़ा उनको टफ लगे, क्योंकि इनमें थोड़ा से थ्योरेटिकली नहीं होता है, यहाँ पर व्यंजक निकालने के लिए दिए रहते हैं। ठीक है, देखें अवस्था फलन और पथ फलन में अंतर लिखिए। उत्क्रमणीय अनुत्क्रमणीय प्रक्रम में अंतर। उत्क्रमणीय जो दोनों दिशा में काम करते हैं, अनुत्क्रमणीय जो एक ही दिशा में काम करती है। ठीक है, खुला तंत्र, बंद तंत्र और विलगित तंत्र क्या होते हैं। खुला तंत्र जिसमें ऊर्जा और ऊष्मा दोनों को आदान प्रदान हो जाते हैं, और बंद तंत्र में, है ना, आप देखिएगा इनको, आपको क्लियर समझ में आ जाएगा एकदम इजी है। आदर्श गैस के समतापी उत्क्रमणीय प्रसार में किए गए कार्यों के लिए क्या करना है, व्यंजक ज्ञात करना है। हेस का ऊष्मा संकलन नियम को समझाइए। जूल थॉमसन प्रभाव पर टिप्पणी लिखिए। ऊष्मागतिकीय का प्रथम नियम के लिए व्यंजक ज्ञात करना है। किरचॉफ समीकरण लिखिए और उनके लिए व्यंजक भी ज्ञात करना है ना, कैसे व्युत्पन्न होते हैं उनको लिखना है। समतापी प्रक्रम और रुद्धोष्म प्रक्रम क्या होते हैं उनको आपको समझाना है। विस्तीर्ण और गहन गुणों पर क्या करें, संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। इस तरह से यहाँ 10 प्रश्न हमारा कंप्लीट होता है। ठीक है, चलिए यूनिट नंबर 2 देखिए, आपका थर्मोडायनेमिक्स सेकंड है। ऊष्मागतिकी का वो फर्स्ट नियम था, ये सेकंड नियम है। कार्नो प्रमेय को समझाइए। आदर्श गैस के मिश्रण में एंट्रोपी परिवर्तन को समझाइए। एंट्रोपी की भौतिक सार्थकता क्या होती समझाइए। गिब्स मुक्त ऊर्जा के लिए व्यंजक हमको क्या करनी है, ज्ञात करनी है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग थोड़ा सा और बढ़ते हैं। आप चाहें स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चिन्ह लगा लीजिएगा। बिल्कुल आपके लिए इतना अच्छे से मेहनत करके मैंने बनाया है, जरूरी है आप एग्जाम पास हो जाएंगे, 1 महीने का जो टाइम बचा रहेगा उसमें, है ना। चलिए देखिए, गिब्स हेल्महोल्ट्ज समीकरण की व्याख्या करिए, है ना। यहाँ पर 16 क्वेश्चन है। 17 देखिए, उसमें गतिकी के तृतीय नियम क्या होते हैं उनको समझाना है ना। और स्वतः या अनुत्क्रमणीय प्रक्रम जो होते हैं, प्रोसेस होते हैं, उनको समझाना है। और उत्क्रमणीय तथा अनुत्क्रमणीय प्रक्रम में एंट्रोपी परिवर्तन कैसे होते हैं उनको समझाना है। यूनिट नंबर 3 है केमिकल इक्विलिब्रियम। ठीक है, रासायनिक जो इक्विलिब्रियम समझते हैं ना, साम्य अवस्था, उनके बारे में। यहाँ मैंने लिखा है Kp=Kc, और यहाँ ब्रैकेट में RT, और इसके जो घात है डेल n है को सिद्ध करना है, व्यंजक है एक, है ना, जो आते हैं एग्जाम में। और देख लीजिएगा इसमें अथवा में बहुत सारे प्रश्न दिए रहते हैं, 8 10 5 6 7 ऐसे करके कुछ कुछ और पूछे रहते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन, उनको आप देख लीजिएगा। मेन को मैंने पूरा यहाँ पर लिख दिया है। वाट हाफ अभिक्रिया समतापीय क्या होते हैं समझाना है। सम एंड प्रभाव को उदाहरण से समझाइए। पीएच स्केल अर्थ को समझाइए, टिप्पणी लिखना है इस पर, है ना। मतलब पीएच स्केल आप जानते हैं ना, अम्ल क्षार जो होते हैं उनको मापने के लिए प्रयोग करते हैं स्केल का। ठीक है, बफर विलियन किसे कहते हैं, टिप्पणी लिखो, बहुत बार आया है। जिनको रखे रहने पर उनके पीएच मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है, उनको बफर विलियन कहते हैं। ठीक है, 2 प्रकार के होते हैं, अम्लीय क्षारीय, है ना। तो देखिए अम्लीय तथा क्षारीय बफर विलियन की क्रियाविधि को क्या करना है, हमको समझाना है। लीस और तेलीय सिद्धांत को क्या करना है, समझाना है। यूनिट नंबर 4 है फेज इक्विलिब्रियम, प्रावस्था साम्यावस्था। ठीक है, प्रावस्था नियम तथा स्वतंत्र कोटि घटक। देखो यहाँ स्वतंत्र कोटि अलग क्वेश्चन है और घटक अलग क्वेश्चन है। ठीक है, पर टिप्पणी आपको लिखना है। असंघनित प्रावस्था नियम क्या होते हैं समझाइए। जल तंत्र का आरेख बना करके उनको क्या करना है, समझाना है। ये तंत्र वाले इस यूनिट से आते हैं, है ना, या सल्फर का तंत्र हो गया, या, है ना। तो इस तरह से ये हमारा कंप्लीट हो गया 29 क्वेश्चन। आप इसका चाहेंगे तो स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। ठीक है, चलिए अगले पार्ट की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं इसी का। और चलिए आगे देखते हैं।
यहाँ पर दिया है सल्फर तंत्र पर क्या करना है, आपको टिप्पणी लिखना है। लेड सिल्वर तंत्र को समझाना है, ये भी वही सब तंत्र है इसका। फेरिक्लोराइड जल तंत्र का सचित्र वर्णन करके समझाना है। नरनफ्ट का वितरण नियम क्या है, वर्णन कीजिए। त्रिक बिंदु पर क्या करिए, टिप्पणी लिखिए। इस तरह से 34 क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होते हैं यूनिट नंबर 4 तक। यूनिट नंबर 5 है फ्रेंड लाइट केमिस्ट्री, है ना। प्रकाश जो रसायन होते हैं उन पर देखिए छोटा छोटा क्वेश्चन है। उसमें तथा प्रकाशीय रासायनिक अभिक्रिया को उदाहरण से समझाइए। ग्रोथस ड्रेपर का नियम क्या है, मतलब इसको प्रकाश रसायन का नियम भी कहते हैं। तो मैंने दोनों को यहाँ लिख रखा है, अगर ये पूछे तो ये लिखिएगा, लेकिन ये फेमस है इसी को पूछते हैं तो मैंने इनको लिख दिया। उच्च निम्न क्वांटम दक्षता क्या होती है समझाइए। क्वांटम दक्षता पर टिप्पणी लिखो। क्वांटम लब्धि क्या है समझाइए। लैम्बर्ट नियम क्या है समझाइए, है ना। जेवलस्की आरेख क्या होते हैं समझाइए। वेरी वेरी एमपी ये आने का चांस है। रेडियो एक्टिव तथा प्रकाश सुग्राहिता पर टिप्पणी लिखो। रासायनिक संदीप्ति किसे कहते हैं समझाइए। प्रदीप्ति तथा स्फुरदीप्ति क्या होते हैं समझाइए, है ना। एक्टिनोमीटर क्या है समझाइए, इनका उपयोग लिखिए। इस तरह से फ्रेंड मैंने करीबन 45 क्वेश्चन फिजिकल केमिस्ट्री से लिया। चाहेंगे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इस तरह से मैंने क्वेश्चन का यहाँ कलेक्शन कर दिया है। आई होप आपने पूरे वीडियो को लास्ट तक देखा होगा, अच्छा भी लगा होगा। इस तरह से हमने पूरे क्वेश्चन को डाल दिया है। इतना प्रश्न अगर आप पढ़ लेते हैं जरूर एग्जाम में फंसेगा। जितना मैंने बातें बोला है उनको आप जरूर देखिएगा, पढ़िएगा। मैंने बोला है सब यूनिट में रिएक्शन कंप्लीट करना है, तो उनको आप देख ही लीजिएगा, है ना। क्योंकि वो एग्जाम में बहुत सारे आते हैं, है ना, बदलते रहते हैं वो, इसलिए मैंने उनको उतना सारा नहीं लिखा है। किसी बार किसी और को पूछा, किसी बार किसी और को पूछा, तो इस तरफ थोड़ा दिक्कत होते हैं। तो फ्रेंड मैंने पूरे लास्ट तक आपको समझा पाया। वीडियो अच्छे लगे तो कमेंट जरूर करिएगा। आपके लिए इतने अच्छे से वीडियो अगर हम बना के दे रहे हैं तो आप इनको जरूर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिएगा, है ना। और एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट आप जरूर करिएगा ताकि हमको भी मोटिवेशन मिले। ठीक है, व्यस्तता होने के बाद भी आप लोग के लिए इस तरह के वीडियो हम लोग अपलोड कर रहे हैं, या आप लोग जैसे स्टूडेंट आगे बढ़े पढ़े लिखे करके। ठीक है, वीडियो को वॉच करने के लिए थैंक यू सो मच।